बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया सोएप्टी में। आज हम देखने वाले हैं बीकॉम प्रथम वर्ष में व्यवसायिक पर्यावरण। यहाँ पर मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बता दिए हैं और आज हम लेक्चर का वीडियो कर रहे हैं जहाँ पर थ्योरी को हम पढ़ेंगे। यूनिट 2 में मैंने कुछ थ्योरी पढ़ा था, एक छूट गया था औद्योगिक रुग्णता। यूनिट 3 भी बचा है, उनको आज हम देखेंगे इस वीडियो में। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता होगा सिलेबस क्या है, पार्ट क्या क्या है, किनको किनको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, किन किन टॉपिक क्या याद रखना है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। तो सारी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी पढ़ाई। औद्योगिक रुग्णता ये है आपका पृष्ठ नंबर 170 में। औद्योगिक रुग्णता वाले जो टॉपिक है उसमें औद्योगिक रुग्णता से आशय, प्रमुख कारण और सुधार के उपाय बताइए। बस ये 3 टॉपिक ही पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले पढ़ना होगा औद्योगिक रुग्णता का आशय होता क्या है। ठीक है, रुग्णता का मतलब बीमारी से होता है, औद्योगिक बीमारी। तो यहाँ पर थ्योरी बहुत ही ध्यान से सुनिए, समझिए कैसे पढ़ना है, कितने टॉपिक को पढ़ना है और कौन कौन सा लिखना है। तो सबसे पहले हम ऐसी हेडिंग डालेंगे, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो बीचों बीच एक हेडिंग रहेगा औद्योगिक बीमारी से आशय। ठीक है, तो वर्तमान समय में औद्योगिक रुग्णता की समस्या गंभीर होती जा रही है, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव न केवल कर्मचारियों पर पड़ता है बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं समाज पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। औद्योगिक बीमारी से आशय यह है कि यदि औद्योगिक इकाई में निरंतर हानि होने के परिणाम स्वरूप संचित कोष खत्म हो जाते हैं तो पूंजी का क्षरण होने लगता है एवं संयंत्र एवं मशीनें उत्पादन करने योग्य स्थिति में नहीं रहती। इन कारणों से जब औद्योगिक इकाई अपने श्रमिकों, लेनदारों एवं देनदारों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो जाती है तो इसके रुग्ण इकाई की संज्ञा दी जाती है, मतलब इसको बीमारी की संज्ञा दी जाती है। सिंपल सी बात समझ गए। तो जब कंपनी बहुत समय से घाटे में चल रहा हो, मशीन भी खराब हो गई हो, माल भी ना मिल रहा हो, तो ना तो अपने दायित्व का निर्वहन कर पाएगा, ना ही कोई किसी पैसे का भुगतान कर पाएगा, बल्कि अपनी जो जमा पूंजी है वो भी समाप्त कर दी जाती है, पूंजी में क्षरण आने लगता है। इसी स्थिति को हम बोलते हैं बीमारी या रुग्ण। रिजर्व बैंक के अनुसार बीमारी औद्योगिक इकाई वह होगी जिसे वर्तमान वर्ष में नगद हानि सहन करनी पड़ी है और आने वाले 2 वर्षों में उसकी दशा निरंतर ऐसे ही घाटे की स्पष्ट संभावनाएं में परिलक्षित होती हैं। तो जो वर्तमान समय में नगद हानि से जूझ रहे हैं और आने वाले 2-3 साल तक उनकी स्थिति यही दिख रही है, तो ऐसी स्थिति को हम बीमारी या रुग्ण कहते हैं। तो देखो, आपको पढ़ना है बस इतना हिस्सा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं और एक रिजर्व बैंक के अनुसार परिभाषा, बस। अब ये एक्स्ट्रा इनको छोड़ देना है। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस इसके लिए बताता हूँ। हो सकता है आप लोग को पूरा थ्योरी याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी भी ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने इस विषय को ही देखा नहीं है। तो उन बच्चों को एग्ज़ाम में कम समय में पढ़ना है और पूरी तैयारी करनी है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो आप भी नहीं जानते थे कि कितना कितना पढ़ना है, तो देख लीजिए ध्यान से और जितना बताता हूँ उसको टिक लगा करके रखिए। तो वर्तमान समय में किस तरह की संज्ञा दी गई है, और ये अब ये ऑप्शनल है, आपके अनुसार है, लिखना है तो लिखना, नहीं तो इतना में काफ़ी था। ठीक है, परिभाषा का हेडिंग डालोगे ना तब इसको लिखना। तो देखिए, इसमें आशय परिभाषा एक साथ बोला है, लेकिन ये पूरा आशय था, परिभाषा ये है। अब यहाँ से हम विशेषता नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें क्या पूछा है, उसके कारण दिया है यहाँ। तो समझ में आया, खुद से पढ़ेंगे तो आप इसको भी पढ़ डालेंगे, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है आपका। कारण पूछेगा तो फिर ये आपको पढ़ना है। ठीक है, औद्योगिक रुग्णता के कारण। तो चलिए लाइन से पढ़ते हैं क्या क्या कारण है। पहला आंतरिक कारण और दूसरा बाह्य कारण। तो आंतरिक कारण में क्या क्या दिया हुआ है। आंतरिक कारण में सबसे पहला है आंतरिक कारण उपक्रम की आंतरिक प्रबंधन व्यवस्था से जुड़े होते हैं, जिनके कारण कुछ उपक्रम रुग्णता के शिकार होकर घाटे में आ जाते हैं, जबकि उसी उद्योग उपक्रम जिनमें आंतरिक प्रबंधन व्यवस्था खत्म होती है पर्याप्त लाभ अर्जित कर रहे होते हैं। आंतरिक कारण निम्न है। पहला,
दोषपूर्ण औद्योगिकी संबंध विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा थोपे गए नियमों के अंतर्गत उद्योगों में से कार्मिकों की छटनी करनी पड़ रही है, जिसका दुष्परिणाम प्रबंधक कर्मचारी संघर्ष के रूप में सामने आ रहा है और उद्योगों को निरंतर हानि उठानी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त विगत कई शताब्दी से मजदूर बोनस आदि बातों पर भी प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मध्य संघर्ष होते आ रहा है और संस्थानों में हड़ताल तथा तालाबंदी की स्थिति विद्यमान रही है। ठीक है, दोषपूर्ण औद्योगिक संबंध, इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि कुछ कुछ व्यापार में ऐसी नीति होती है जिसके कारण कर्मचारी और प्रबंधक के बीच में संघर्ष बना रहता है और जब इनके बीच में संघर्ष होगा तो कई दिनों तक व्यापार प्रभावित रहता है। अगर वो संघर्ष में हड़ताल में बैठ गए, काम पे नहीं आए, तो उनके बगैर काम नहीं हो सकता। तो बीमारी के पहले कारण यही है औद्योगिक विवाद। ठीक है, कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच में। दूसरा पॉइंट है पुराने एवं दोषपूर्ण संयंत्र। जिन उद्योगपतियों ने प्रारंभ में चलन में रहने वाली मशीनों को अपने उद्योग में स्थापित कर लिया था, वे वर्तमान में प्रयुक्त की जाने वाली नवीनतम तकनीकों की ओर कोई ध्यान नहीं देते, जिससे प्रतियोगिता में नहीं टिक पाते और उन्हें हानि वहन करनी पड़ती है। तो आपने देखा होगा आज भी कई जगह पुरानी पद्धति, पुराने यंत्रों के माध्यम से काम किया जाता है, जिसमें काफ़ी समय लगता है आज के नए मशीनों के मुकाबले में। तो वही चीज़ है, अगर आप नवीन तकनीक को नहीं अपनाएंगे तो आप मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन का सामना नहीं कर पाएंगे, तो आप घाटे में जाएंगे। सिंपल था, समझ में आ रहा है। आंतरिक कारण क्या है? दोषपूर्ण भी आपको समझ में आ गया था, संघर्ष होते हैं उसमें कर्मचारियों और प्रबंधक के बीच में। यहाँ पर आपको पता चल गया जो नवीन तकनीक को नहीं अपनाएगा वो कंपटीशन नहीं कर पाएगा, इसलिए घाटे में जाएगा। तीसरा है वित्त का अभाव। देश के कई बृहद स्तरीय व मध्य स्तरीय उद्योगों के सम्मुख परियोजनाएं बनाने से लेकर के व्यवसाय प्रारंभ करने तक किसी न किसी रूप में पूंजी की समस्या बनी रहती है और ये संस्थाएं लिए गए ऋणों को समय पर नहीं चुका पाती, अतः रुग्ण उद्योगों की श्रेणी में आ जाती है। तो वही चीज़ है, आप समझ पा रहे हैं कि वित्त मतलब पैसा। अब जो कंपनी, जो भी संस्थान पैसे की कमी के कारण अपने देनदार के दायित्वों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नगद विक्रय नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादातर इनके उधार हो रहे हैं, ये घाटे में जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि जिनकी पैसे की स्थिति ठीक नहीं है, इसके कारण भी औद्योगिक रुग्णता बढ़ती है। चौथा है नियोजन दोष। किसी भी औद्योगिक इकाई के लिए निर्धारित किए जाने वाला स्थान यदि दोषपूर्ण हो या निर्माण की व्यवस्था ही दोषपूर्ण हो तो बैंकिंग, ऊर्जा एवं सही जलवायु उपलब्ध न होने पर इकाइयों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाजार का विश्लेषण किए बिना उत्पादन प्रारंभ कर दिया जाना, पूंजी ढांचे का सही न होना आदि ऐसे तथ्य हैं जो योजना के क्रियान्वयन में बाधा पहुंचाते हैं और जिनके कारण औद्योगिक इकाइयां असफल हो जाती है। पांचवा है उद्यमियों की अयोग्यता। कई लघु उद्यमी उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी नहीं रखते और न ही वे तकनीकी ज्ञान रखते हैं। वे लेखा पद्धति से परिचित नहीं होते तथा विपणन व्यवस्था से भी अनभिज्ञ होते हैं, अतः ऐसी इकाइयां शीघ्र अस्वस्थ हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के 5 आंतरिक कारण है। पहला है दोषपूर्ण औद्योगिक संबंध। औद्योगिक संबंध ठीक नहीं है, इसके कारण विवाद होते रहे हैं, तो आप घाटे में जाएंगे। दूसरा है पुराने एवं दोषपूर्ण संयंत्र। जो संयंत्र पुरानी हो चुकी है और वर्तमान में नई तकनीक आ चुकी है, तो अगर आप नई तकनीक को नहीं अपनाएंगे तो आप घाटे में जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तीसरा है वित्त का अभाव। पैसे की आपके पास कमी रही, ऋण आपके ज़्यादा बढ़ते गए, आपने छोटे मोटे जो डेली के खर्च होते हैं उनका भुगतान ही नहीं कर पाए, तो ऐसे में वित्त की कमी के कारण भी आप बीमार होते जाएंगे। नियोजन में दोष।
तो नियोजन का मतलब वही होता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। तो क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, इसका नियोजन अगर सही तरीके से हुआ है तो आप घाटे में नहीं जा सकते। लेकिन वही ठीक नहीं है, बिना किसी जानकारी के आपने काम शुरू कर दिया है तो नियोजन आपका सही ना होने के कारण भी आप बीमारी की स्थिति में जाते हैं। 5वां है उद्यमियों की अयोग्यता। अयोग्यता मतलब वही है, बाजार का ज्ञान नहीं है, मार्केट का ज्ञान नहीं है, उद्योग का ज्ञान नहीं है और आपने बस देखा, सीखा और काम में भिड़ गए, तो बिना नॉलेज के, आधे अधूरे ज्ञान के आप अपने व्यवसाय में तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है। तो 5 थे आंतरिक कारण जिसको हम ठीक कर सकते हैं। बाह्य कारण वो होते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो बाह्य कारण आपको सुनना है ध्यान से क्या बताया जा रहा है। बाहरी कारण से आशय ऐसे अनेक कारणों से है जिन पर प्रबंधकों का कोई बस नहीं चलता, क्योंकि वे इनके नियंत्रण से बाहर होते हैं, जैसे आर्थिक राजनीतिक वातावरण में उत्पन्न विपरीत दशाएं एवं आंतरिक प्रतिकूल दशाएं आदि। ऐसे बाहरी कारणों का सभी उपक्रमों पर प्रभाव पड़ता है जो किसी उद्योग के उपक्रम में रुग्णता का शिकार बना लेते हैं या बन जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है बिजली की कटौती। अब बिजली की कटौती ये आपके हाथ में नहीं है। मान लेते हैं आपने जहाँ भी, जिस भी गांव, शहर, क्षेत्र में आपने फैक्ट्री लगाई है जो पूर्णतः बिजली पर ही निर्भर है, बिजली नहीं होगी तो आपका काम नहीं हो सकता। अब उस जगह अगर बिजली कट जाती है और आपका खुद का एक बिजली का हब नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। ऐसे में मान लो 2 दिन तक बिजली नहीं रहा तो 2 दिन तक आपका कारखाना नहीं खुलेगा। तो विगत 1 दशक से राज्य सरकारों को समय समय पर बिजली कटौती करनी पड़ रही है, जिससे निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन करना संभव नहीं रहा और व्यावसायिक औद्योगिक समस्याओं को लगातार हानि वहन करनी पड़ रही है। अगला पॉइंट, आर्थिक मंदी से मांग में कमी। वर्तमान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती हुई गलाकाट औद्योगिक इकाई को हानि उठानी पड़ रही है। ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती हुई गलाकाट औद्योगिक इकाइयों को हानि उठानी पड़ रही है। तीसरा पॉइंट है कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति। किसी भी उद्योग की सफलता के लिए कच्चे माल की आपूर्ति समय पर होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा नियमित विपणन में बाधा पहुंचती है। जब संस्थाओं में कच्चा माल समय पर प्राप्त नहीं होता तो भावी लाभ एवं भावी विकास दोनों पर ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। कई बार यह अनियमित आपूर्ति परिवहन सुविधाओं में बाधाएं आने के कारण भी हो जाती है। तो आप कुल मिलाकर समझ रहे हैं, अगर कच्चे माल की कमी है तो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये भी बाहरी कारण है। ठीक है। कच्चे माल की आपूर्ति आपके हाथ में नहीं है, आप जिससे खरीद रहे हैं अगर वो ही नहीं दिया तो फिर आप क्या करेंगे, दूसरे से देखेंगे, लेकिन वो आपके क्षेत्र में नहीं, कंट्रोल में नहीं था। तो जो आपके कंट्रोल में ना हो वो बाहरी तत्व कहलाते हैं। चौथा है सरकारी नीति में परिवर्तन। देश में उदारीकरण की योजना अपनाने के परिणाम स्वरूप सरकार ने भी अपनी आयात निर्यात औद्योगिक लाइसेंस एवं कराधान नीति में बार बार परिवर्तन किया है, जिसके कारण स्वस्थ इकाइयां भी नियमों की समय पर पालन करने से वंचित रह जाती है और रुग्ण हो जाती है, क्योंकि उसे पुराने लाभ से वंचित होना पड़ता है। ठीक है। तो सरकारी नीति का मतलब यही है, माल के क्रय विक्रय से संबंधित, आगन आने और भेजने से संबंधित बहुत सारे टैक्स कर लगे होते हैं, नियम होते हैं। नियम में छूट है तो लाभ होता है, नियम में छूट नहीं है, टैक्स वैक्स बढ़ा दी जाती है तो फिर हानि वहन करना पड़ता है। ठीक है। ये सब बातें हैं। 5वां है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में परिवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले परिवर्तनों के कारण भी औद्योगिक रुग्णता का प्रसार हो जाता है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन रहे हैं। तेल के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि, आयात निर्यात पर रोक, विकसित देशों द्वारा अपनाई जाने वाली संरक्षण नीति, विदेशी सहायता में कमी तथा पूर्ण रोक बहुराष्ट्रीय निगम की नीतियाँ। अब जैसे कि मान लेते हैं हमारा तेल का उत्पादन ज़्यादा है, ठीक है, और कुछ कच्चे माल का उत्पादन ज़्यादा है और हम 5 ऐसे अलग अलग देशों को बेचते हैं,
लेकिन उनमें से 2-3 देशों के साथ हमारा विवाद चल रहा है, या उन्होंने कोई सहायता मांगा था और हमारे देश ने मना कर दिया, तो हमारे देश ने सहायता करने से मना किया, तो अब उनके देश वाले या उनके देश के जो नेता रहेंगे उन्होंने मना कर दिया कि उनसे हम कोई सामान नहीं खरीदेंगे। तो जहाँ मेरा अच्छा खासा व्यापार चल रहा था 5 के साथ, उनमें से 2 से कटना पड़ेगा क्योंकि उन 2 ने मदद मांगी, भारत ने नहीं किया। तो ये सब बाहरी कारण होते हैं। जहाँ आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, आपने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन बाहरी कुछ ऐसे नियम लागू हो जाते हैं, इसके कारण से आप औद्योगिक रुग्ण की स्थिति में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ बीमारी किस किस कारण से होता है। अब इसको दूर करने के उपाय, चलिए थोड़े से उपाय हैं, छोटे से 4-5 पॉइंट में पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट पुनर्स्थापना। पहला है पुनर्स्थापना, जिसमें है रुग्ण उपक्रमों का पुनर्स्थापन किए जाएं, इसके लिए परामर्शदाता विशेषज्ञों की सेवाएं ली जानी चाहिए। ठीक है, तो जो बीमारी अवस्था में हो चुके हैं, जो घाटे में जा चुके हैं, उनको फिर से स्थापित करना है, तो वहाँ पर विशेषज्ञों की परामर्श लेना चाहिए जो व्यापार में काफ़ी सफल है। दूसरा है संविलियन एवं एकीकरण। उसी औद्योगिक अधिनियम के अंतर्गत उपक्रम की संविलियन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो घाटे में जा चुकी है और वही काम कोई और कंपनी कर रही है, तो उन दोनों का मिलन कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो घाटे में जा रहा है वो कंपनी बच जाती है। जैसे आपने मोबाइल की दुनिया में देखा होगा, सुना भी होगा, ओप्पो जब सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, ओप्पो वीवो दोनों, तो रियलमी को हम जानते नहीं थे, और ओप्पो के साथ ही को ब्रांड के रूप में, छोटे से ब्रांड के रूप में रियलमी शामिल हुआ मार्केट में, जहां सब कुछ ओप्पो का ही सामान था, ओप्पो की बैटरी थी, ओप्पो की चार्जर थी, बस फ़ोन में नाम रियलमी के नाम से आने लगा था। अब रियलमी ने क्या कर लिया है, खुद का सब प्रोडक्शन करने लगा, खुद की ब्रांड कमा ली, ओप्पो वीवो से भी ज़्यादा नाम कमा लिया। अब इसकी मार्केटिंग बढ़ गई है। एक समय ऐसा भी आ गया था अभी गर्मी के समय में कि रियलमी भारत का नंबर 1 प्रोडक्ट बन गया था। फिर से रेडमी ने कुछ अच्छा फ़ोन निकाला तो रेडमी भारत का नंबर 1 फ़ोन बन गया था। और रेडमी का ही उप ब्रांड एक छोटा सा निकला था, वो है पोको। अब पोको भी जिस दिन सक्सेस हासिल करेगा वो भी शायद रेडमी से अलग हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि सारे फ़ोन एकदम सेम है, पोको के पूरे रेडमी के होते हैं। यही होता है, तो जो घाटे में जा रहा है उनको मिला लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, समस्या दूर हो जाएगी। तीसरा है सरकार द्वारा प्रबंधन का अधिग्रहण। ठीक है, तो इसमें है अरे इसको क्या हो गया, औद्योगिक अधिनियम के अंतर्गत सरकार जांच परिणामों के बाद अथवा बिना जांच के ही ऐसा करने के औचित्य से संतुष्ट होने पर अस्थायी रूप से किसी कुप्रबंधित उत्पादन इकाई के प्रबंधन का अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है, तो सरकार को जांच करनी चाहिए उस व्यापार की स्थिति कैसी हो, क्या उत्पादन करते थे, घाटे में गए तो क्यों गए, उन्हें किस तरह की सहायता दी जानी चाहिए। अगर उसे अपने में शामिल कर सकती है तो कर लेना चाहिए, उनके शेयर खरीदना तो खरीद लेनी चाहिए। तो सरकार को अधिग्रहण करने की पूर्ण अधिकार है। चौथा है राष्ट्रीयकरण। संसद में अधिनियम पारित करके सरकार निजी क्षेत्र के किसी उद्योग अथवा उद्योग की किसी इकाई का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। ठीक है, आपने सुना होगा कई कंपनी सरकार की होती है, उसमें सरकार का हाथ होता है, उसमें बाहरी किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। तो जहाँ पर किसी सरकार को देश के नेताओं को पता चल गया कि कोई कंपनी क्यों डूब रही है, तो उसको सरकारी क्षेत्र में शामिल कर लेना चाहिए, जिससे वो डूबता हुआ कोई तिनके का सहारा मिल जाए और कंपनी फिर से चलने लगे। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक थे जहाँ पर आपने उपाय में 4 पॉइंट देखा, बीमारी में हमने 6 पॉइंट देखा, 6 नहीं उससे ज़्यादा ही था, और हमने आशय देखा। तो इस तरह से आपको औद्योगिक रुग्णता जैसे हमने पढ़ा वैसे ही बाकी टॉपिक को पढ़ना है जितना पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि साल भर पढ़े नहीं हो, अब 1 महीने में आप कितना पढ़ोगे उसको सोच लो। ठीक है, अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और इसमें क्या क्या पूछा गया है। हाँ, मौद्रिक नीति से क्या प्रभाव पड़ता है उनको समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मौद्रिक नीति को समझ लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मौद्रिक नीति साधारणता
मौद्रिक नीति सरकार तथा केंद्र बैंक की उस नियंत्रण नीति को कहा जाता है जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा की मात्रा और उसकी लागत अर्थात ब्याज दर तथा उसके उपयोग को नियंत्रित करने के उपाय किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में मौद्रिक नीति का आशय आर्थिक स्थिति में वांछित परिवर्तन लाने के लिए मुद्रा तथा साख की मात्रा में परिवर्तन करना है। अब अभी हम जो मुद्रा नीति पढ़ रहे हैं ये यूनिट 3 का है, ठीक है, यूनिट 3 का है और ये पहला क्वेश्चन यूनिट 3 का, ठीक है। तो एक आज परिभाषा देखते हैं जो 3 लेखकों ने दिया है। आर.पी. केंट ने दिया है, हैरी जी ने दिया है। तो आर.पी. केंट का है मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलन के विस्तार एवं संकुचन की व्यवस्था करने से है। पॉल एंजिन ने लिखा है मौद्रिक नीति के अंतर्गत उन सभी मौद्रिक निर्णय एवं उपायों को शामिल किया जाता है जिसका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करना होता है। तो कुल मिलाकर के आपने समझ लिया होगा, इसमें जो मुख्य बिंदु है वो ये है जहाँ दूसरे शब्दों में बोला गया है मौद्रिक नीति का आशय आर्थिक स्थिति में वांछित परिवर्तन लाने के लिए मुद्रा तथा साख की मात्रा में परिवर्तन करना है। इस प्रकार मौद्रिक नीति आर्थिक नीति का वह भाग है जो मुद्रा या तरलता को प्रभावित करके वांछित उद्देश्य जैसे कि मुद्रास्फीति, भुगतान संतुलन, रोजगार, राष्ट्रीय आय वृद्धि दर को प्राप्त करने का प्रयास करती है। ये तो हो गया मौद्रिक नीति का आशय। अब पहले प्रश्न में पूछा है उपयोग और महत्व, दूसरे में पूछा है जिसको बिलासपुर यूनिवर्सिटी ने पूछा है। तो बिलासपुर यूनिवर्सिटी ने जिस क्वेश्चन को पूछा उसमें पूछा गया है मौद्रिक नीति के प्रभावों को समझाइए। रायपुर ने भी उसी को पूछा था और इसमें पूछा है उद्देश्य एवं महत्व को बताइए। तो देखिए एक में उपयोग महत्व पूछ रहा है, एक में उद्देश्य महत्व पूछ रहा है, एक में केवल प्रभावों को पूछ रहा है। तो अपने अपने यूनिवर्सिटी के अनुसार आपको पढ़ लेना चाहिए। अब उद्देश्य बोला है तो मैं उद्देश्य पढ़ देता हूँ, बाकी नहीं आया उद्देश्य तो फिर आपको महत्व को देखना पड़ेगा। वैसे महत्व को दोनों जगह पूछा है तो चलिए महत्व को पढ़ लेते हैं, ठीक है। महत्व वाला पॉइंट क्योंकि इसकी वोट ज़्यादा है, ज़्यादातर इसी को पूछा गया है। तो महत्व, मौद्रिक नीति देश में बचत एवं विनियोग के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करती है। यह सस्ती मुद्रा नीति द्वारा साख की लागत को कम करके बचत एवं विनियोग को प्रोत्साहित करती है। वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करके निष्क्रिय साधनों को गतिशील बनाती है। स्फीति दबाव को नियंत्रित करके अतिरिक्त विनियोग के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध कर सकती है। भारत जैसी विकासशील देशों में मौद्रिक नीति के महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है बचत को प्रोत्साहन करना। आर्थिक विकास हेतु विदेशी पूंजी के स्थान पर आंतरिक पूंजी को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। विकास के लिए वित्तीय प्रबंध एक अनिवार्य शर्त है। मौद्रिक नीति अपनी क्रियाओं के द्वारा बचत को प्रोत्साहन करती है तथा विकास हेतु वित्तीय प्रबंध करती है। तो बचत को प्रोत्साहन मतलब समझ गए, आर्थिक विकास हेतु विदेशी पूंजी के स्थान पर आंतरिक पूंजी को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। विकास के लिए वित्तीय प्रबंध का एक अनिवार्य शर्त है। मौद्रिक नीति अपनी क्रियाओं के द्वारा बचत को प्रोत्साहित करती है तथा विकास हेतु वित्तीय प्रबंध करती है। दूसरा पॉइंट है भुगतान संतुलन को बनाए रखना। भारत जैसे विकासशील देशों में आयात अधिक होने से भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाता है। मौद्रिक नीति द्वारा विनिमय दरों को स्थिर रखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है उपयुक्त बाजार ब्याज दर की नीति। अर्धविकसित देशों में केंद्रीय बैंक के द्वारा उपयुक्त मुद्रा नीति के माध्यम से ब्याज दर की उचित नीति को निर्धारित किया जा सकता है। चौथा है मुद्रा संतुलन बनाए रखना। मौद्रिक नीति द्वारा मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। अत्यधिक पूंजी की पूर्ति साख का विस्तार करके किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है विनियोजन क्षेत्र में महत्व। तो आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बचत का उचित विनियोजन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए केंद्रीय बैंक द्वारा सुलभ नीति का उपयोग करके विनियोग को प्रोत्साहन किया
जाना चाहिए। ठीक है। अब किसी किसी यूनिवर्सिटी में जैसे कि बस्तर और दुर्ग में और रविशंकर शुक्ल में बस्तर, दुर्ग और रायपुर में तो महत्व को के बाद उपयोगिता पूछा जा रहा है, तो आप उपयोगिता को पढ़ेंगे। और बिलासपुर ने तो इसके प्रभावों को समझाने को कहा था, और एक में महत्व को भी पूछा है। ठीक है। तो यहाँ पर फिर एक और जो पढ़ना है आपको, उद्देश्य या उपयोगिता, वो आप अपने हिसाब से इसमें पढ़ लेंगे। बाकी जो मुख्य चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अगला इसमें क्या इम्पोर्टेंट है उस पर हम चर्चा करते हैं। औद्योगिक नीति आप पढ़ सकते हैं। औद्योगिक नीति इम्पोर्टेंट होती है, आप देख सकते हैं। औद्योगिक नीति में आशय, चलिए